नमस्कार, न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का दिन शनिवार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आज से क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा हमला अदानी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर किया है और दूसरी तरफ आरएसएस के ऊपर भी हमला हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उधर हमला जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका से फिर से हुआ है। ये सारी खबरें और इन खबरों के बीच बहुत कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी यहां मौजूद हैं और तमाम हमारे साथी जो इस वक्त न्यूज रूम में हैं, उन सबके जरिए भी आप तक हम बहुत सारी खबरें पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने यहां साफ साफ कहा है कि अदानी के मसले पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए अमेरिका के सामने वो झुके हुए हैं। आखिर क्यों कहा है और क्या कुछ कहा है इसके अंदर, जरा समझते हैं, जानते हैं राहुल गांधी की जुबानी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको अमेरिका भी ले चलेंगे, जहां एक बार फिर $21 मिलियन का राग अलापा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस 21 मिलियन यानी लगभग 180 करोड़ रुपए से आखिर भारत में क्या कुछ हो सकता था, यह सब भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यह भी समझेंगे कि आरएसएस, जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी 100वीं यानी इसका शताब्दी वर्ष है ये साल, और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नसीहत दे रहे हैं ये भी समझेंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को अदानी के नाम पर कैसे घेर रहे हैं यहां मोदी को, सुनिए। नरेंद्र मोदी से पूछो, ये जो आपके मित्र हैं अदानी, अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और आप क्यों गए अमेरिका, क्यों गए? आपने ट्रंप को क्यों कहा, आपने पत्रकार को क्यों कहा कि आपने ये मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया? ये जरूरी मामला है, आपने उठाना चाहिए था। अमेरिका की सरकार कह रही है कि आदमी चोर है, भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी की है इसने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? ये सवाल है, ये सवाल आपको पूछने चाहिए। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ राहुल गांधी अदानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, और दूसरी तरफ अदानी का जब भी जिक्र आता है अमलेंदु जी, नरेंद्र मोदी थोड़े सहमे डरे डरे से नजर आते हैं, और ये हम लोगों ने लगातार देखा है। और इस बार ये जो 2 दिन की यात्रा थी राहुल गांधी की, बड़ा जबरदस्त यात्रा रही। संसदीय क्षेत्र में तो सब जाते हैं, सांसद हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। लेकिन यहां पर बात सबसे बड़ी क्या होती है कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं राहुल गांधी, लेकिन एक एलओपी के रूप में भी वहां नजर आ रहे हैं, और इनके भी जो समर्थक हैं इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मतलब सांसद के रूप में कम, नेता प्रतिपक्ष के रूप में ज्यादा यहां इनको एस्टैब्लिश करते हुए, इनकी बातें सुनते हुए नजर आते हैं। और आप देखिए वहां से जैसे इन्होंने मायावती के ऊपर हमला बोला, मायावती के वोट बैंक को दरकते हुए मायावती खुद देख रही हैं, उनकी पार्टी देख रही है। सुधींद्र भदौरिया ने जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हम चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन अदानी के नाम पे आखिर क्यों डरते हैं नरेंद्र मोदी, और जो कह रहे हैं राहुल गांधी, कितना दम है इसमें? देखिए राजीव जी, काफ़ी ज़्यादा दम है, दिखाई पड़ता है राहुल गांधी की बातों में। और राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ भी वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। यानी वो एक तरीके से देखा जाए तो एक सांसद की भूमिका और साथ में नेता प्रतिपक्ष की जो लोकसभा में उनकी भूमिका, दोनों का निर्वाह वो लगातार जो है एक साथ कर रहे हैं, समानांतर कर रहे हैं। तो ये जो है वो राहुल गांधी की एक तरीके से कहा जाए कि उनकी यूएसपी समझी जा सकती है, या उनका एक कहा जा सकता है कि बढ़िया बात समझी जा सकती है कि वो इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं। अब अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विचलित नजर आते हैं। राजीव जी, भारत में तो खैर यहाँ मीडिया ने किसी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं, और यहाँ सवाल पूछे ही नहीं जाते मोदी जी से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहाँ अमेरिकी पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछ लिया, तो उस समय नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा देखने लायक थी, और जिस तरीके से उन्होंने हाथ नचा कर उत्तर दिया, लगता ये था कि अगर वो ये प्रधानमंत्री होने की अगर उनके ऊपर बाध्यता नहीं होती, अब वो केवल संघ के स्वयंसेवक की तरीके से गए होते, तो वहीं उतर के उसे ताल ठोक के वो कुश्ती लड़ने लग जाते। इस तरीके की उनकी भावभंगिमा जो वो थी। लेकिन वो उस पर काफ़ी ज़्यादा विचलित हुआ। जो सवाल उन्होंने का जवाब दिया राजीव जी, वो उन्होंने पहले जलेबी छानी पहले कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम में करता है, सारे भारतीय मेरे परिवारजन हैं, और फिर कहा कि ये मसला जो है व्यक्तिगत मसला है और इस पर कोई 2 राष्ट्राध्यक्ष जो है आपस में बातचीत नहीं करते हैं।
तो इसको लेकर जो राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा हमला बोला और राहुल गांधी ने कहा कि आप कहते हैं कि व्यक्तिगत मामला, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आते हैं और विचलित नजर आते हैं, तिलमिलाए हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर सीधा सीधा कहा कि यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह राष्ट्र का मामला है। चूंकि अडानी के कामों के जरिए जो चोट पहुंच रही है वो किसी नरेंद्र मोदी या किसी अडानी या किसी राहुल गांधी को नहीं पहुंच रही है, ये चोट पूरे देश को पहुंच रही है, आम भारतीय नागरिक को पहुंच रही है, देश की अर्थव्यवस्था को पहुंच रही है और भारत की जो छवि है दुनिया में उसको पहुंच रही है। तो ये राष्ट्र का मसला है, इसलिए नरेंद्र मोदी को इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र का मसला है, चूंकि इसलिए काम करना चाहिए। यहां राहुल गांधी सीधा अगर हमला बोल रहे हैं और वो भी अदानी के मसले पे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये परेशानी नरेंद्र मोदी के सामने भी खड़ी हो जाती है कि आखिर अदानी के मसले पे क्या बात करें। आपको याद होगा कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जवाब देने की जगह वसुदेव कुटुंबकम की बात की थी, उन्होंने कुछ और बातें की थी और भारत जो है उसमें संप्रभुता की बात, एकता की बात, ये सारी बातें वहां नरेंद्र मोदी करते हुए बिल्कुल रटी रटाई बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन राहुल गांधी लगातार, और अकेला नेता राहुल गांधी हैं जो अदानी और अंबानी के नाम पर कभी चुप नहीं रहे और हमेशा अदानी अंबानी का जिक्र आता है और राहुल गांधी उस पर बात करते हैं। उनको रोका जाता है तो A1 A2 कह देते हैं, लेकिन वो अपनी बात रोकते नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो ये खबर भी आप तक पहुंचा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मेरे प्रिय मित्र ट्रंप जिनको कहते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर $21 मिलियन को लेकर और इस एड, यूएस एड जो है, यूनाइटेड स्टेट्स से जो अलग अलग देशों को जो सहायता राशि मिलती है, उस सहायता राशि को कहें या चंदा कहें, जो पैसा मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल भारत में कैसे किया गया, इसको लेकर एक बड़ा बयान फिर से दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उनका कहना है कि $21 मिलियन हम भारत को, भारत की जो वहाँ की डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए, वहाँ के चुनाव को मजबूत करने के लिए हम देते हैं। लेकिन हमको क्या मिला? ऐसे दोस्तों आपको बता दूं कि 180 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर हिंदुस्तान के लिहाज से, हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप एक पेनी देकर चाहते हैं, कहते हैं कि हमने भारत को बहुत कुछ दे दिया, तो भारत को भी बताना चाहिए कि हमने उस पैसे का किया क्या है। ये एक बड़ा सवाल आता है कि आपने किया क्या। और पहली बात। दूसरी बात, अगर वो पैसा आपको नहीं मिला है तो ये भी आप डंके की चोट पे कहिए और इसमें राजनीति करने की कोशिश, क्योंकि 2008 के बाद से इस काम के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक पैसा नहीं मिला। यूएस एड से पैसा आया है हिंदुस्तान में, उसकी पूरी लिस्ट है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे पूरी लिस्ट। और कल इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा है उसके बाद से तो एक्सपोज ऐसे भी हो गई है बीजेपी की सरकार, क्योंकि लगातार आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस ने दूसरी तरफ आरोप लगाया और यहां तक कि यूएस फंडिंग से आप भारत को अस्थिर कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं को आपकी हत्या करवाई आपने और कांग्रेस की सरकारों को गिराने का काम किया। ये सारी बात कल पवन खेड़ा कह रहे थे। पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है, जरा उस बयान को अगर हो तो जरूर दिखाइए कि इसी मसले पे, आरएसएस के मसले पे, आरएसएस के लोग यूएस से कैसे साठ गांठ करके पैसे लिए और उसका इस्तेमाल कांग्रेस के विरोध में इन लोगों ने कैसे किया है। कल पवन खेड़ा ने इस पर अपनी पूरी बात रखी है, जरा सुन लीजिए उसको। इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग
अमेरिका कर रहा था, मैं नहीं बोल रहा। अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर। गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को न केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, यह आप सबने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए, उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। तो सुन रहे थे आप, यहां अगर एक उंगली हमारी तरफ आप दिखाओगे तो 3 उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ खुद जाती हैं, खुद ब खुद जाती हैं। ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत है, ये दिखता है, आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज की एक बड़ा आरोप लगाते हुए यहां कांग्रेस पार्टी और आरएसएस के ऊपर, संघ प्रमुख के ऊपर, आरएसएस के आज से नहीं बल्कि पिछले 100 साल के इतिहास को खंगालते हुए यहां कांग्रेस पार्टी और एक बहुत बड़ी बात कहते हुए यहां नजर आते हैं, जिसमें साफ साफ हत्या की साजिश रचना, और ऐसे भी गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ, और ये बात पुष्ट है, इसलिए भी यहाँ कहने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, कैसे देखा जाए इसको अमलेंदु जी। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ से देश की सियासत को आप थोड़ा इधर उधर जाते देख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल राजीव जी, यहाँ से देश की सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा हिलती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि आरएसएस के 100 साल इस साल पूरे हो रहे हैं स्थापना के। पवन खेड़ा ने कल ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया और ये तक आरोप लगाया कि मतलब उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, उनकी हत्या की साजिश रचने के लिए जो था वो आरएसएस के लोगों ने काम किया। गांधी जी की हत्या को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आरोप जो थे आरएसएस पर लगे थे, और सरदार पटेल ने तो बाकायदा जो थे प्रतिबंध आरएसएस पर लगाया था और ये कहा था कि गांधी जी की हत्या पर आप लोगों ने जो थी वो संघ की शाखाओं में मिठाइयाँ बांटी और इससे जो है वो आपके मन में उनकी घृणा का पता लगता है, ये उन्होंने कहा। तो ये तो खैर बहुत सारी, अब इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इन लोग निकल कर आएंगी, लेकिन ये जो सीधा सीधा आरोप था, और मुझे लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी तिरमिला गए। और कल जब वो मराठी संगम साहित्य संगम में थे तो वहाँ उन्होंने फिर आरएसएस को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि साहब वो 100 साल से जो बहुत सेवा का काम कर रहा है और मराठी से उन्होंने जोड़ने का काम किया। हालांकि महाराष्ट्र में राजीव जी लेकिन पानी पिला रहे थे ये नरेंद्र मोदी शरद पवार को शरद पवार ने पानी वो नहीं पिया, उठा के दूसरी तरफ रख दिया। ये भी आया है कि मतलब उन्होंने कोशिश की पानी पिलाने की, लेकिन शरद पवार ने भी उसी तरीके से जिस अभिधा में नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की थी, उसका एक तरीका आया, शेर को सवा शेर जो है वो शरद पवार मिले और शरद पवार ने वो गिलास उठाकर दूसरी तरफ रख दिया, यानी उसको पानी को छुआ भी नहीं जो नरेंद्र मोदी ने उसमें पानी जो था वो डाला था गिलास में। तो नरेंद्र मोदी बताना ये चाहते थे कि वो बड़ा सम्मान कर रहे हैं उनका पवार साहब का और उनको पानी दे रहे हैं और पवार साहब पानी पिए, लेकिन उन्होंने उठा के रख दिया। जबकि थोड़े दिन पहले आपको राजीव जी याद होगा कि अमित शाह जब गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल जो था वो शरद पवार के लिए किया था।
तो ये भी समझा जा सकता है। तो मोदी जी जो दोहरी बातें करते हैं तो उसके भी एक तरीके से सामने आए। लेकिन कल उन्होंने जो राजीव जी आरएसएस को लेकर बातें कही तो समझा जाता है कि जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कल आरएसएस पर प्रहार किए उसका जवाब एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिया कि वो आरएसएस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो यानी अब तिलमिलाए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं चाहे अडानी को लेकर और चाहे आरएसएस को लेकर और चाहे यूएस एड को लेकर। और राजीव जी जो ट्रंप की जो बाइट वायरल हो रही है कि 21 मिलियन डॉलर वाली, वो फिर से उसने तीसरी बार फिर कहा है और उसमें कहा है कि हमारे मित्र नरेंद्र मोदी के को पैसा जा रहा है, ये उसने ट्रंप ने कहा है। तो अब यहाँ तो जो बातें चल रही तो एकदम उल्टा हो गया, मतलब सारे जज्बात जो है वो एकदम से पलट गए, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल, जज्बात पलट गए, सारी बातें पलट गई। यहाँ नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, बात आरएसएस की हो रही है, बात अदानी की भी हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। इन बातों के बीच चर्चा में आखिर अमेरिका भी क्यों है। अमेरिका से फंडिंग की बात, 21 बिलियन डॉलर, ये इस पैसे का इस्तेमाल क्या भारत में हुआ, ये पैसा क्या भारत आया है, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों से पर्दा उठ चुका है, ये पैसा आया ही नहीं है। अमेरिका झूठ बोल रहा था और इधर उसी झूठ के दम पर नरेंद्र मोदी की सरकार और खासकर उनकी पार्टी यानी बीजेपी, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आया। और कांग्रेस पार्टी ने इस खुलासे के बाद, जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल खुलासा किया था, इस खुलासे के बाद बैक फुट पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। तो बहुत कुछ उस 21 मिलियन डॉलर को लेकर भी आगे चर्चा होगी, लेकिन उसके साथ साथ चर्चा जो है उसमें आरएसएस और उसकी बात इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 2 दिन के लिए रायबरेली में थे और रायबरेली से उन्होंने जो पैगाम देने की कोशिश की है वो देश की सियासत में एक हलचल पैदा कर चुका है। उसमें उन्होंने जो एक और बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि मायावती जी को हम चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए, लेकिन मायावती जी ने हमारा साथ नहीं दिया, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया। जैसे समाजवादी पार्टी हमारे साथ आई उत्तर प्रदेश में, वैसे ही अगर मायावती भी आ जाती तो कांग्रेस को हम हरा पाते, माफी चाहूंगा बीजेपी को हम हरा पाते, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए, एक साथ तीनों लड़ते। और ये कहकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मायावती को घेर लिया है। मायावती करें तो क्या करें, मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर दिए और कांग्रेस और बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे टाइप से लिखना शुरू किया। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि उसके बाद सुधींद्र भदौरिया ने एक जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रवक्ता बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं और मायावती के काफी करीब रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम तो चाहते थे, मायावती जी ने खड़गे साहब को फोन भी किया था कि हमको कब आना है इंडिया गठबंधन की बैठक में, लेकिन उन लोगों ने हमें नहीं बुलाया। किसमें कितना सच्चाई है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, ये सब यही पार्टियां और इन पार्टियों के ये नेता जाने। लेकिन जो खबरें आई हैं उन खबरों को हम एज इट इज जस का तस जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर एक इशू और भी आता है कि राहुल गांधी को ये बातें आखिर क्यों कहनी पड़ी, राहुल गांधी ने आखिर मायावती का जिक्र क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों किया राहुल गांधी ने? वहां तो गए थे अपने संसदीय क्षेत्र में बात करने कुछ और, अपने संसदीय क्षेत्र को और विकसित करने के लिए, मायावती का जिक्र क्यों आ गया? मायावती का जिक्र इसलिए आ गया राजीव जी, चूंकि मायावती जी भी अरविंद केजरीवाल की तरीके से जगह जगह जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए और एक तरह से कहा जाए वो नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाती हैं। हरियाणा में भी वो गई और वहां जाकर उन्होंने जिस तरीके से तालमेल किया इनेलो के साथ, और चुनाव जैसी मतलब परिणाम आए उसके अगले दिन उन्होंने कह दिया कि ये तो जाट जो जातिवादी हैं और इन्होंने हमको वोट नहीं दिया। तो यानी मायावती जी सब जगह जाकर नुकसान जो पहुंचाने का काम करती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही काम किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो यही राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक तरीके से दबाव में दिखाई पड़ती हैं और उन्होंने जो किया उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से फायदा हुआ। अब जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा असर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में ही है राजीव जी। तो उत्तर प्रदेश में ही अगर साथ साथ होते तो जो 10-12 सीटों का एक तरीके से इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ समझा जाता है, वो नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं होता। तो अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच रहा है बीएसपी की राजनीति से, बीएसपी जिस तरीके से जगह जगह नुकसान पहुंचाती है, इधर बीएसपी का मतदाता भी ये समझने लगा है कि मायावती जी बीजेपी के हित में काम करती हैं, तो वो उससे छिटक रहा है। अब उसमें 2 तरीके के मतदाता हुए, एक कहते हैं कि जब हमें भाजपा को ही मदद पहुंचानी है, बीएसपी को वोट देकर तो हम सीधे भाजपा को क्यों ना दे दें, वो भाजपा के साथ चला जाता है। दूसरा जो है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का है, वो कहता है कि हमको भाजपा को हराना है तो हम बाइन जी के साथ क्यों ना है, तो फिर हम कांग्रेस के साथ जाएं। तो अब राहुल गांधी का टारगेट जो है वो मतदाता बीएसपी का जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का है, जो मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता है, वो किस तरीके से
इधर को आए और इधर जो लड़ाई चल रही है संविधान बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, उसको बदलना चाहती है, उसको बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसमें वो मतदाता इधर आकर जुड़े। तो इसलिए राहुल गांधी ने रायबरेली से वो संदेश दिया और राजीव जी वो तीर निशाने पर लगा। उसमें एक और भी है, राहुल गांधी जो लगातार जो संविधान बचाओ जो सम्मेलन कर रहे हैं, उस सम्मेलन से, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे, सम्मेलन से भी काफी लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, और इसके कारण भी मायावती बहुत परेशान हैं। जो बातें यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे हैं, आप लोगों तक रख रहे हैं, तो मायावती क्यों परेशान है और क्या कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच जो वोट बैंक जो छिटका हुआ था उसको कवर अप कर लिया है, उसको अपनी तरफ मिलाने की जो कोशिश थी वो मिला रहे हैं राहुल गांधी। ये लोग आकर्षित हो रहे हैं क्या बीजेपी और दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ? एक बड़ा सवाल है और ये दिखता है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव के रिजल्ट बताते हैं कि एक बड़ा वर्ग आ गया है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथ। इसमें आदिवासियों की भी भागीदारी है, आदिवासियों की भी हिस्सेदारी है, ये साफ दिखाई देता है। तो यानी एसटी एससी जो हैं वो, और इसके बाद अब ओबीसी पर नजर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू अगर जातिवादी बात की जाए और उस हिसाब से देश की सियासत को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां राहुल गांधी उसमें एक जो प्रहार वो करते आए हैं उसमें वो सफल होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, राहुल गांधी की राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में बहुत कुछ ऐसे हैं, बहुआयामी राजनीति कह सकते हैं, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल राजनीति कह सकते हैं, जिसमें बहुत चीज़ों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर ये 21 मिलियन डॉलर गया कहां? आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस बेस पे कह रहे हैं कि 21 मिलियन डॉलर हमने दिया है और भारत में वो है नहीं, तो वो गया कहां? अब तो आज तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि शायद पीएम केयर फंड में चला गया। हो सकता है राजीव जी, क्योंकि वो जो कह रहे हैं ट्रंप, जो आज उनकी वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे मित्र नरेंद्र मोदी को पैसा गया है। ये कह रहे हैं वो। तो अब मोदी जी के व्यक्तिगत खाते में गया है कि पीएम केयर फंड में गया है, कहाँ गया है ये तो मोदी जी जाने और ट्रंप जाने कहाँ गया है। ये बड़ा सवाल है। और मैं अभी देख रहा था हमारे साथी साथियों, आप दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। जो बाद में जुड़े हैं उनका भी आज वीकेंड है, शनिवार का दिन है, और मैं जानता हूं कि कई लोग थोड़ा अलसाए हुए, सुस्ताए हुए होंगे और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए ये जरूर यहाँ रखना चाहूँगा कि इस ब्रेकिंग न्यूज में हम खबरें वही पहुँचाते हैं जो अब तक की जो घटनाक्रम है उस आधार पर, और उसमें सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला है नरेंद्र मोदी पर, और उनकी दोस्ती अदानी से के साथ क्यों है इस पर, क्योंकि अदानी का मामला उधर अमेरिका में चल रहा है, और दूसरी तरफ उधर वही अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके दोस्त क्या आरोप लगा रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत सही है। कह रहे हैं कि मेरा क्या, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने पैसा दे दिया इंडिया को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन मेरा क्या फायदा, हमको भी यहां अपने वोटर्स को बढ़ाना है, हमको भी वोट बैंक बढ़ाना है, वो कह रहे हैं। तो इसलिए यहां पर यह सवाल तो उठता है कि आखिर ये पैसा क्या सचमुच पीएम केयर फंड में गया है? एक सवाल है, और ये बहुत वाजिब सवाल है कि अगर पैसा आया है तो गया कहां है, और अगर नहीं आया है तो आखिर अमेरिका क्यों कह रहा है बार बार कि हमने पैसा दिया? बिल्कुल राजीव जी, और चुनाव आयोग भी जो है वो उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है कि अगर वोटर टर्नआउट के लिए चुनाव आयोग को मिला था तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए। हालांकि जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं एसवाई कुरैशी साहब, उनका आ चुका है बयान कि नहीं आया पैसा। तो यानी अगर चुनाव आयोग को पैसा नहीं आया है तो ट्रंप जो कह रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी को पैसा गया है, तो मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कहाँ गया है पैसा। अब ये तो सीधे सीधे मोदी जी का नाम लिया है ट्रंप ने, राजीव जी, तो ये गंभीर मसला है। अच्छा, जब ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आ चुकी और तमाम खबरें आ चुकी कि भाई 21 मिलियन डॉलर भारत को नहीं आया, ये खबरें भी आई, इसके बाद ट्रंप ने फिर कहा है कि हमने पैसा दिया, इसका मतलब राजीव जी कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है मामला। नहीं यार, एक मजेदार चीज और भी, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का भी जांच करो। बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में भी कितना पैसा आया, यूएस एड से पैसा आया है कि नहीं आया है, आया है तो क्यों आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस कमेंट को लिखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर पीएम केयर फंड की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको परेशानी ये है कि बात पीएम केयर फंड तक जा रही है, बात जब आपके ऊपर आती है तो आप आए बाएं दाएं साएं सब देखने लगते हैं। ये क्यों करते हैं आप ऐसा, ये जरा बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ, आप भक्तों के साथ दिक्कत यही है कि आप भक्ति में इतने लीन हैं कि आपको दिन और रात कुछ दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ और सिर्फ वो पर्दा दिखाई देता है जो आपके आंख के ऊपर बांध दिया गया है, जो पट्टी दिखाई देती है, क्योंकि आपको चारों तरफ से अंधकारमय कर
दिया गया। चलिए, ये आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें, लेकिन जरूरी यही है, जरूरत यही है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं बल्कि आज तीसरी बार कह रहे हैं कि हमने इंडिया को $21 मिलियन दिया, यानी 180 करोड़ रुपए दिए, और वो भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दिए। दूसरी बात आपको बता दूं, यूएस एड जो है उसकी शुरुआत हुई 2001 में। 2001 से लेकर अभी तक 2024 तक के जो फंड आए हैं, ये 2025 चल रहा है, 2024 तक के जो फंड आए हैं उसमें 2001 से 2013 तक में पहला, दूसरा, तीसरा जो साल था, यानी 2001 से 2003 तक, या कह लीजिए आप 2004 तक भी कह लीजिए, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2001 से 2014 तक जो पैसे आए हैं वो 41% 41% हैं। 40 यूएस एड के 41% पैसे उस समय आए। टोटल जो पैसे अभी तक आए हैं उसकी बात कर रहा हूं पिछले 25 सालों में, उसमें से यूपीए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय को मिलाकर 41%, और सिर्फ पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर देखा जाए तो 44%, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका से ज्यादा पैसे लिए यूएस एड के जरिए। उस पैसे का लेखा जोखा कहां है, उसका हिसाब किताब कहां है? एफसीआरए के जरिए ये पैसे आते हैं, लेकिन एफसीआरए की जो वो कंपनियां, एफसीआरए एनजीओज जो थी, जिनको जो लगा नरेंद्र मोदी की सरकार को कि हमारे हित में ये काम नहीं कर रहे हैं, उन सबको यहां से भगा दिए या एफसीआरए कैंसिल कर दिया गया। ये सब कुछ है। जो लोग फाइनेंस के लोग हैं, जो हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो अच्छी तरह से समझते होंगे एफसीआरए क्या है और किन किन कंपनियों को बंद करवाया गया। और उसके बाद राजीव जी, जो संस्थाएं जलवायु परिवर्तन पर, पर्यावरण पर, मानव उस पर मानवाधिकार पर काम करती थी, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस जैसी संस्थाएं जो थी, वो भी बंद करा दी गई। उनके भी जो थे वो खाते सब सील कर दिए गए। तो यानी एक तरीके से सिर्फ इतना ही नहीं कि जो एनजीओ जो काम कर रहे थे, जो सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल उस पर काम करते थे, वही हो मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे, पर्यावरण जैसे मसले, चूंकि ये चीज़ें जो थी, ये भी एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको, और पर्यावरण पर उनके मित्र जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिस तरीके से बंदरगाहों को लेकर और तमाम जो बातें आती हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठती थी, उसको भी शांत करने के लिए ये सब बंद कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथी प्रीतम दुग्गल साहब लिख रहे हैं कि विवेकानंद फाउंडेशन की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही लिख रहे हैं दुग्गल साहब, आप प्रीतम दुग्गल जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, विवेकानंद फाउंडेशन की भी जांच होनी चाहिए। जांच ऐसी तमाम संस्थाओं की होनी चाहिए जहां से अमेरिका को पैसा आता है, अमेरिका से पैसा आता है, जिन संस्थाओं को। आरएसएस का जो ये 5 मंजिला जो 7 मंजिला जो बना है 7 स्टार ऑफिस, 5 मंजिला नहीं 22 मंजिला, 22 मंजिला 7 स्टार ऑफिस जो बना है, एक नहीं 3 बिल्डिंग, हाँ, 300 कमरे हैं। 300 कमरे, तो उन 300 कमरों की भी जांच होनी चाहिए। इतना पैसा आया कहाँ से आरएसएस के पास? मतलब एक अपंजीकृत संस्था जो जिसका भारत सरकार में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो जो है 22 मंजिला जो है उसकी 3-3 बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। राजीव जी, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द दिल्ली जो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है कि 21 करोड़ रुपए, 21 मिलियन डॉलर, 180 करोड़ रुपए। 180 करोड़ रुपए होता क्या है? आज की तारीख में 100 सांसदों को, कल भी मैं न्यूज पॉइंट में कह रहा था कि आज की तारीख में 100 सांसदों को अगर खरीदना है, अगर राहुल गांधी चाह लें कि मुझे बीजेपी के 100 सांसदों को खरीदना है, तो बीजेपी के सांसद कितने करोड़ रुपए में बिकेंगे? एक सांसद क्या लगता है अमलेंदु जी, कितने करोड़ में बिकेंगे एक बीजेपी के एक सांसद? अब राजीव जी, जिस तरीके से खबरें आती हैं, जो बताया जाता है कि 100 करोड़ में तो एक बिकेगा। नहीं, एक भी नहीं बिकेगा, चूंकि खबरें आती हैं कि 100 करोड़ रुपया तो विधायकों को दिया जाता है सरकारें गिराने के लिए, 100 करोड़ में खरीदे जाते हैं। जो महाराष्ट्र की खबरें आई थी, 180 करोड़ में राहुल गांधी अगर सपोज कि 21 मिलियन जो कांग्रेस पार्टी को दे दिए, 21 मिलियन यानी 180 करोड़ में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? कांग्रेस पार्टी के अकाउंट तो ऐसे ही सीज करके रखते हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई तमाम की नजरें, निगाहें ऐसे बिल्कुल पैनी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? बात तो उठता है ना, सवाल तो उठता है। बिल्कुल उठता है राजीव जी, और इतने में तो दफ्तर भी नहीं बनेगा 180 करोड़ में, तो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी। 180 करोड़ में होगा क्या? 180 करोड़ में तो राजीव जी वो चुनाव आयोग का जो वोटर टर्नआउट ऐप है वही बन सकता है, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो डाटा 10 दिन के बाद देता है।
तो उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, या फिर पीएम केयर फंड है उसमें 180 करोड़ दिया जा सकता है। तमाम पूंजीपतियों ने उसमें पैसा दिया था और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें उसमें डलवाई गई थी, एक एक दिन की जबरदस्ती डाली गई थी, बाद में कह दिया गया ये तो पैसे जो थे वो एयर इंडिया के बकाया थे और एयर इंडिया जो है कंपनी वो घाटे में थी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी जो थी वो किसी जमाने में अर्ली 19th सेंचुरी 1907 5 7 8 में वो टाटा के पास होती थी। टाटा की ही कंपनी थी। टाटा ने उसको फिर चूंकि दे दिया सरकार को, यानी सरकार ने उसे अपनी कंपनी बनाकर सरकारी एयर इंडिया बनाकर और काफ़ी दिनों तक रखा। उसके बाद एयर इंडिया घाटे में थी। एयर इंडिया को फिर उसकी नीलामी हुई और टाटा ने फिर से खरीद लिया। लेकिन आज सरकार के ही एक बड़े मंत्री, उन्होंने एयर इंडिया के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया है। मंत्री का नाम बताऊं आप लोग को, शायद कई लोग समझ गए होंगे। शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, और शिवराज सिंह चौहान वहां से सफर कर रहे थे, शायद महाकुंभ जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे। उनको टूटी हुई कुर्सी मिल गई, या कुर्सी ऐसी मिली जो टूटी हुई लग रही थी। भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और उसके बाद वो इतने नाराज हुए कि वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख डाले एयर इंडिया के खिलाफ। ये क्यों यहां पर मैं $21 मिलियन के बीच में ये बात क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन आप जरा इस ट्वीट को देखिए, जरा ट्वीट को स्क्रीन पे ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्वीट में जो शिवराज सिंह चौहान लिख रहे हैं और इसके जरिए ये जानना कि आखिर चल क्या रहा है इस देश में। लिख रहे हैं कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की गई, क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्री ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? यह बात एयर इंडिया को टैग करते हुए लिखी है देश के कृषि मंत्री, कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान। कभी सीधे चुनौती देते हुए नजर आते थे नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो एयर इंडिया के बारे में और खासकर टाटा प्रबंधन, टाटा मैनेजमेंट के बारे में जो लिख रहे हैं, इस पर क्या कहा जाए? क्या आपको हंसी नहीं आती है दोस्तों? इस पर आपको हमको हंसना चाहिए, और बहुत ही इसलिए हंसना चाहिए क्योंकि देश का एक कद्दावर नेता वो अगर ऐसी बात लिख रहा है, और ये वही एयर इंडिया है जिसकी कुर्सियां टूट चुकी थीं, जिसकी कुर्सियां सरकार के कारण टूट चुकी थीं और उसको बेचना पड़ा। उसके बाद उसके लिए जगहसाई करवाना कहते हैं इसको। दुनिया भर में आप इस प्रबंधन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा जाएगा? यह बहुत दुखद है कि एक कद्दावर मंत्री जो है, इस पे वीवी श्रीनिवास जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अब कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। उन्होंने लिखा है कि मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द हुआ है। कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने जगह नहीं दे पाई, उसका दर्द नहीं हुआ। इनकी सरकार की नाकामी की वजह से सैकड़ों लोगों के मरने का दर्द नहीं हुआ। बात खुद की कुर्सी पर आई तो एयरलाइंस की लूट का अंदाजा हुआ। ये बात कह रहे हैं श्रीनिवास बीवी, इसलिए क्योंकि बात तो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जब आपके ऊपर, जब तक आपको चोट ना लगे तब तक दूसरे को चोट का आप एहसास ही नहीं कर सकते कि दूसरे को चोट लगती है अगर, तो दर्द कैसा होता है? उस दर्द का एहसास तभी होगा क्या जब आपको दर्द होगा, या आप अपने
किसी और इंद्रियों से उस दर्द को महसूस कर पाएंगे। सरकार को यह महसूस करना चाहिए, इसको फील करना चाहिए कि आखिर यात्रियों को भी यह दर्द होता है। एयर इंडिया को आपने बेच दिया, आखिर क्यों बेचा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज भारत लाए जा रहे हैं, मैं ये बात क्यों कह रहा था, यह खबर क्यों लेके आया, मैं इसलिए लेके आया क्योंकि भारत लाए जा रहे जो अवैध, घोषित तौर पर अमेरिका जिसको अवैध कहता है, भारतीयों को आप अमेरिका के उस सैनिक विमान से लाने दे रहे हैं और अपना विमान नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि आपके पास अपना विमान है ही नहीं। आपने अपने विमान को, अपनी विमान कंपनी को, एयरलाइंस को आपने बेच दिया और आज जिसको आपने बेचा, नीलामी की, उसके ऊपर आप तोहमत लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। कहां तक जायज है माननीय मंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान साहब, जरा सोचिएगा। और आज आपको कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, तो आप ये लंबा चौड़ा पढ़ने में भी अपने को 1-2 मिनट का वक्त गुजर गया और इतना लंबा चौड़ा आप ट्वीट लिख रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आप बात कीजिए, आप में तो इतनी पकड़ है, आप में इतनी क्षमता है कि आप टाटा प्रबंधन को सामने बुला के कहते कि भाई ये कुर्सियां क्यों नहीं ठीक हो रही हैं। चलिए पैसे की दिक्कत है तो हम पैसा दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है। विमानन मंत्री साहब कहां हैं? इसके है ना राजीव जी, उन्होंने 2 हमले किए हैं। अगर आप गौर से देखें उनकी इसके ट्वीट के पीछे, टाटा प्रबंधन को निशाने पे लिया, वो तो ठीक है, लिया है, वो तो कष्ट हुआ तो लिया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की जो पॉलिसी थी बेचने की एयर इंडिया को, उस पर भी सवाल उठाए। एक तो कि आपने गलत बेचा, दूसरा जो उनके मित्र और उनके वहीं से आते हैं राजीव जी, साथ में मंत्री हैं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके ऊपर भी ये हमला है कि मंत्री जी आपके उसमें जो है, देखिए कंपनियां किस तरीके से काम कर रही हैं, यात्रियों को सुविधा नहीं हो रही है। तो यानी एक तीर से शिवराज सिंह चौहान जो है वो कई निशाने साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जगहसाई करवा रहे हैं कि किस तरीके से आपने कंपनी बेच दी है, वो कंपनी जो है इस तरीके से कर रही है, और साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग पर और उन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप कैसी जो है एयरलाइंस चलवा रहे हैं जिसकी सीटें भी टूटी हुई हैं। ऐसे आपको बता दूं कि पहले थी एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, अब नहीं है। अब एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो है नायडू के पास में है। बिल्कुल आप सही, ये है राम मोहन नायडू के पास है, जो टीडीपी के हैं। लेकिन चलिए, एविएशन मिनिस्टर के पास काम क्या है ये भी देखना होगा। भारत सरकार के पास अपना एयर विमान तो है नहीं, अपना विमान नहीं, एयरलाइंस नहीं है, माफी चाहूंगा। बिकी थी उस समय सिंधिया ही थे। हाँ बिल्कुल, जब बेचा था तब सिंधिया थे, लेकिन जब टेंडर, जब बोली लगाई थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर आखिर जब अमेरिका की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में लगता है कि हाँ, भारत के लोग कहीं अगर फंसे हैं तो अपने विमान से आप, भारत सरकार अपने विमान से बुला तो सकती है, और नहीं तो कम से कम अपना सैनिक विमान ही भेज दे। भाई सेना के जहाज तो हैं, आप हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल के, और सबसे बड़ी चीज़ कि अमेरिका इसका वीडियो बनाता है और पूरी दुनिया में इसको शेयर करता है। आखिर चल क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के साथ क्या सब कुछ ठीक है? ये सवाल उठता है, बार बार ये सवाल मैं कर रहा हूं। आने वाले समय में हमारे बहुत सारे साथी और आप लोग भी सवाल करेंगे कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, या डोनाल्ड ट्रंप किसी बात से नाराज हैं और माय फ्रेंड करके माय दुश्मन हो गए हैं। ये आखिर एनिमी इतने बड़े क्यों हो गए हैं, ये समझना होगा। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी से खफा हैं डोनाल्ड ट्रंप, या बाहर दिखाने के लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी बगल में खड़े हैं और G20 के बारे में कहा जाता है, या ब्रिक्स के बारे में कहा जाता है खत्म हो गए, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कहा जाता है कि हम लगाएंगे, भारत को हम क्यों बैठा के खिलाएं, भारत को हम क्यों बेनिफिट दें। ये सारी बातें अगर चल रही हैं तो भारत के लिए बहुत मुसीबत की घड़ी आने वाली है। आपके हमारे लिए, हमारे दिनचर्या के लिए कह दें कि जो चीज़ें चल रही हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी हो गई है आप जान रहे हैं, और लगातार भारत सरकार रुपए की कीमत को बचाए रखने के लिए डॉलर्स, अपने पास जो पैसे हैं उससे डॉलर्स भारत सरकार RBI खरीद रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है उन लोगों को, खासकर जो लोग इकोनॉमी पर कमांड रखते हैं और जिनका इंटरेस्ट है भारत की इकोनॉमी और खुद की इकोनॉमी में। ये जरूरी है अमलेंदु जी कि ये एक महत्वपूर्ण बात है इस चर्चा में, और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए।
बिल्कुल राजीव जी, इस पे लगातार चर्चा होनी चाहिए और खूब चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ट्रंप जो है वो कर क्या रहे हैं और ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच अब संबंध कैसे हैं। क्योंकि जो लगातार ट्रंप के बयान आ रहे हैं राजीव जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे एक तरीके से कहा जाए वो बेइज्जत करने वाले, मतलब यही शब्द इस्तेमाल किया चाहिए वो है। एक तो जी एक वोटर टर्नआउट ऐप को, मतलब इस वोटर टर्नआउट के लिए रुपया दिया गया, उसको लेकर ट्रंप बार बार कह रहे हैं, जबकि वो पैसा नहीं आया, इस तरह की खबरें हैं। तो वो भी अब तो साफ नाम लेके कह रहे हैं। दूसरा जो उनका एक और बयान राजीव जी वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैंने तमाम दुनिया के लोगों से बातचीत की है, ईवीएम बहुत खराब है और बैलेट पेपर से ही सही चुनाव हो सकता है। अब ये सीधा से, अच्छा और ये नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भी कहा उन्होंने। बिल्कुल। तो ये अब जिस तरीके से आ रहा है, अच्छा उनकी जो मित्र हैं वो एलन मस्क, वो तो बाकायदा ट्वीट कर चुके थे बैलेट पेपर के समर्थन में और ईवीएम के खिलाफ जो थे। तो ये अब क्या कहना चाहते हैं कि ईवीएम से चुनी हुई सरकारें फर्जी हैं, क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं? तो अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रंप जो है वो हमला कर रहे हैं। तो ये दोस्ती किस तरीके की, अब ये तो मालूम करना पड़ेगा कि ट्रंप और मोदी के बीच में आखिर झगड़ा क्या हुआ। चूंकि जैसा हम लोग कहते रहे, ये चर्चा चलती रहती है कि वो बचपन में दोनों जो थे वो वडनगर में मगरमच्छ से साथ साथ खेला करते थे, जो कॉमिक्स बनती हैं कि ट्रंप और मोदी जी जो थे वो साथ साथ खेलते थे। इसका मतलब वो बातें गलत है, वो साथ साथ नहीं खेलते थे, और खेलते होते तो बचपन की दोस्ती ऐसे नहीं टूटती। अब ये दोस्ती राजीव जी टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्ती उनकी अपनी जगह है, टूटे या रहे कुछ भी रहे, लेकिन अगर इसके नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हो रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को हो रहे हैं, हमारी विदेश नीति को इस नुकसान हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और सरकार पर सवाल उठेंगे। और इसीलिए जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं अडानी को लेकर और ट्रंप को लेकर और इस मसले को लेकर, तो मोदी जी तिलमिलाते हुए नजर आते हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी तिलमिलाते हुए क्यों नजर आते हैं। हमारे राजकुमार थापड़िया साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप बहुत खोज के निकाल रहे हैं और इस चर्चा में आप भी हमारे सहभागी हैं। आप लिख रहे हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। इसकी भी जांच करो। बिल्कुल जांच करो, इसकी भी जांच करो, लेकिन जांच आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जिनके नाम पर पीएम केयर फंड है, हम तो सिर्फ एक ही कह रहे हैं, उसकी जांच कर लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसकी जांच जरूर करवाइए। जांच करवाइए विवेकानंद फाउंडेशन की जांच करवाइए, आरएसएस के अकाउंट्स की जांच करवाइए, ऐसे तमाम अकाउंट्स के जहां पर आज करोड़ों अरबों रुपए इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता पर काबिज है आपकी सरकार, इसलिए, या आप नहीं चाहते कि इस देश में कोई जांच हो। जब भी जांच की बात आती है तो आप उधर क्यों मोड़ देते हैं? चलिए, मजा आता है आप जैसे हमारे साथी जब इतने एग्रेसिव होकर इस चर्चा में भाग लेते हैं। बने रहिए, आपका स्वागत करता हूं राजकुमार थापड़िया जी, लेकिन साथ साथ आप तमाम साथियों, आप सबका भी एक बार फिर स्वागत करता हूं। लगभग 45 मिनट का वक्त गुजर चुका है इस कार्यक्रम में, लेकिन देखिए चर्चा कितनी इंपॉर्टेंट हो रही है। देश की इकोनॉमी की चर्चा, उसमें भी अगर 5,500-6 हजार लोग देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बात तो है। बात यह है कि आखिर ये $21 मिलियन गया कहां? इंडियन एक्सप्रेस और हम लोगों की जो जांच, हमारी टीम भी कल रात से लेकर आज तक जो जांच की है, उस आधार पे ये $21 मिलियन का कोई ऐसा अमाउंट जो है वो आया नहीं घोषित तौर पर। अगर अघोषित तौर पर भी आया है और ट्रंप चूंकि तीसरी बार ये बात कह चुके हैं, तो आखिर कहां गया ये पैसा? ये सवाल उठता है, क्या पीएम केयर फंड में गया है या कहीं और गया है? ये अब कांग्रेस पता करे, बाकी लोग पता करें, लेकिन ये पता करने की जरूरत है। ये पैसे चाहिए इस देश को। अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव को मजबूत करने के लिए किया है, दिया है पैसा, $22 मिलियन जो है वो किसी और देश को और ऐसे अलग अलग पैसे गए हैं, तो ये $21 मिलियन यहां आया तो गया कहां? बात लेकिन सिर्फ $21 मिलियन की नहीं है, बात पिछले 25 साल से, लगभग 24 साल बीत गए। 24 साल से कितने पैसे आए हिंदुस्तान में, इन सब का आप हिसाब किताब ले लीजिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ साथ और कहा है राजीव जी, ट्रंप ने वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा है और कहा है कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 18.2 करोड़ की फंडिंग करते हैं। अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के लिए फंडिंग करते हैं, ये कहा है, भारत का नाम नहीं लिया इस हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे दिन भारत में वोटर टर्नआउट का मुद्दा उठाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर टर्नआउट क्या है? यहां इलेक्टोरल रोल की बात है, और अगर वोटर टर्नआउट की बात है तो फिर राहुल गांधी का आरोप क्या सचमुच सही है कि आखिर 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स महाराष्ट्र में कैसे आ गए, वोट देके
कैसे चले गए? राहुल गांधी का यह आरोप भी क्या सही है कि शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोटर्स कहां से आ गए और कैसे नए नए वोटर्स जुड़ गए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के चुनाव में? ये सारे सवाल उठेंगे। क्या ये पैसे वहीं लगाए गए? क्या इन पैसों के जरिए यहां बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसे छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये सारे सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब हम खोजेंगे आने वाले समय में। रिसर्च के आधार पर हम अलग अलग वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस ब्रेकिंग न्यूज में वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं जो इस वक्त के घटनाक्रम के पर आधारित हों, और न्यूज रूम से इस ब्रेकिंग न्यूज में बहुत सारी खबरें आप तक हम ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और भी कुछ खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक तरफ राहुल गांधी अब वापस लौट चुके हैं। शनिवार और रविवार का दिन थोड़ा मौसम भी करवट बदलते हुए दिल्ली और आसपास का सुहाना मौसम है। पहाड़ों पे कल बर्फबारी हुई है, जबकि अब मौसम जो है पहाड़ों पे बर्फबारी का मौसम ये नहीं है, पहाड़ों से बर्फ पिघलने का मौसम है। लेकिन बर्फ तब पिघले ना जबकि बर्फबारी हो। वहाँ जम्मू कश्मीर में वही हाल और हिमाचल में भी वही हाल। पहाड़ों पे इस बार बहुत बुरा हाल था, बर्फबारी नहीं हुई उतनी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब खबर आई कल रात को, कुछ विजुअल्स आए कि ऊंचे पहाड़ों पे ऊपर टॉप हिल्स पे वो हो रहे हैं, बर्फबारी हो रही है। अच्छी बात है बर्फबारी हो, मौसम सुहाना हो रहा है। लेकिन इस मौसम की मार किसान झेलते हैं, आप सब जानते हैं। और किसान झेलेंगे तो हम और आप झेलेंगे, क्योंकि हमारी जेब पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार क्या हमारी आपकी जेब पर ध्यान दे रही है? यानी हमारे लिए कुछ पैसे और हम कमा पाए, उपजा पाए, ऐसा काम हो रहा है क्या? ये सवाल जरा सोचिएगा अपने आप से, अपने मन से। लेकिन ये बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सब के बारे में हम बात आगे करते रहेंगे। विजय कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथी हैं, लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में विश्व गुरु फेंकू, झूठ बोलने के मामले में विश्व गुरु फेंकू, फेंकने के बारे में विश्व गुरु फेंकू। चलिए, ये फेंकू भी हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ में वैसे ही चस्पा हो गया है जैसे राहुल गांधी के साथ पप्पू चस्पा हो गया। तो अब ये राहुल गांधी ने उस पप्पू को बाहर निकाला अपने आप से, तो नरेंद्र मोदी फेंकू को निकालेंगे कैसे, ये भी देखना होगा। और राजनेता हैं, थोड़ी बहुत हल्की बातें हो जाती है, राजनेताओं के नाम पे होना चाहिए। लेकिन मोदी जी चूंकि संसदीय पद पर आसीन हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इज्जत उनकी बनती है, करनी चाहिए। इज्जत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत ही इज्जतदार कुर्सी है और उसका थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए हमको, आपको, हम सबको। ये ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि क्या देश की सियासत में अब बिहार सबसे आगे रहने वाला है? क्योंकि बिहार से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं अमलेंदु जी, क्या क्या हैं? बिहार से राजीव जी बहुत सारी खबरें हैं। एक तो ये है कि जो अभी एनडीए की बैठक हुई और रेखा गुप्ता का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बिहार के जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनमें से किसी का भी अध्यक्ष जो मतलब एनडीए में शामिल हैं वो शामिल नहीं हुआ। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, ये तीनों जो थे वो शामिल नहीं हुए। पशुपतिनाथ पारस भी शामिल नहीं हुए। अभी घोषित तौर पर तो अभी तक एनडीए में ही है वो। कल कब चलाए, कौन कहाँ चलाया, कहाँ नहीं आ सकता, तो वो कोई भी था वो शामिल नहीं हुआ। इधर अली अनवर जो है, जो नीतीश कुमार की जो पसमानदा मुसलमानों का जो बनाया गया था, एक तरीके से कहा जाए नीतीश कुमार को उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, वो करने वाले अली अनवर जो थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि उनके रास्ते जो थे काफ़ी पहले से अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, और शरद यादव के साथी जो थे वो उनको निकाल दिया गया था जेडीयू से, और ये सब हुआ था जबकि वो उसमें राज्यसभा सदस्य थे। लेकिन उनका कांग्रेस के साथ जुड़ना वहाँ एक नई ताकत कांग्रेस को देता हुआ दिखाई पड़ता है। इधर जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस के नए प्रभारी पहुँचे हैं कृष्णा अल्लावरू, और उन्होंने उनका जिस तरीके से वहाँ स्वागत हुआ और सदाकत आश्रम में जो बैठक हुई, और वहाँ के जो अध्यक्ष कांग्रेस के हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कहना है कि अगर सीट शेयरिंग जो है सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटें जो है वहाँ जीत सकती है, और हम जो है जन जन तक अब जाएंगे, गांव-गांव तक हम अपना संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये वहाँ से राजीव जी फिलहाल जो है वो खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि बिहार और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल ये रहने वाली है, ये दोनों राज्य रहने वाले हैं सुर्खियों में। इस पर हमारी निगाह रहेगी और बहुत गंभीर निगाह रहेगी, क्योंकि बिहार में अब सियासत बहुत तेज है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके बेटे निशांत कुमार जो हैं वो उनसे भी मीडिया ने चर्चा की और पूछा कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वस्थ हैं और मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे पिता स्वस्थ हैं, पिताजी
पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिर से बनाएं आप उनको मुख्यमंत्री, निशांत का कहना है। निशांत के बारे में अब लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चूंकि अब अस्वस्थ रह रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, हो सकता है पॉलिटिक्स से वो संन्यास ले लें, तो उनकी जो विरासत है उसको कौन आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार नजर आते हैं। और उनके जो समर्थक हैं, साथी हैं, वो चाहते हैं कि निशांत जल्दी से जल्दी राजनीति ज्वाइन कर लें और सक्रिय राजनीति में आ जाएं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी ऐसी चर्चा चल रही थी कि निशांत शायद सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों नीतीश कुमार के बेटे की, और नीतीश कुमार का बेटा यानी निशांत कुमार वो क्या राजनीति में आएंगे, लेकिन और भी क्या कुछ कहा है जरा बताइए। राजीव जी, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव है, और पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हमारी अपील है कि फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाए, पिताजी को मुख्यमंत्री बनाए। यानी ये साफ कह दिया निशांत कुमार ने भी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाई है, किसी और को नहीं बनाना है। जो आर.के. सिंह साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए थे राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, उसने आर.के. सिंह साहब को हरवाने के लिए काम किया। वो जो पवन सिंह थे, जो भोजपुरी के गायक हैं, उनको आसनसोल से उठाकर उनको बिहार जो लड़ने के लिए लाया गया और उनको काराकट भेजा गया, तो वहाँ काराकट में उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया गया और आर.के. सिंह को हरवाया गया। तो उसके लिए बीजेपी के ही एक नेता ने था वो पैसा खर्च किया था, ये उनका आरोप था। तो यानी एक तरीके से ये जो आया था कि साहब बीजेपी जो अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है, उस पर एक तरीके से कहा निशांत कुमार ने सीधे सीधे चोट कर दी है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनाया जाना है, उनके लिए वोट दीजिए। लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं और नीतीश कुमार की अगर संभालते हैं विरासत, तो एक अच्छा चीज़ होगी। क्योंकि हम देख चुके हैं राजीव जी की जयललिता की पार्टी का तमिलनाडु में किस तरीके से हश्र हुआ है, इस तरीके का हश्र जदयू का ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी संजय झा या किसी अशोक चौधरी या किसी जो है ललन सिंह, इनके कब्जे में ना जाए, मतलब मोदी जी के लोगों के कब्जे में किसी के ना जाए। तो ये एक तरीके से ये बेहतर रहेगा कि निशांत कुमार आकर संभाले, और नीतीश कुमार के जो नज़दीकी लोग हैं, जो नीतीश कुमार के हितैषी हैं, वो सब भी यही चाहते हैं कि निशांत कुमार आकर ही संभालें। बिल्कुल, निशांत कुमार, अगर नीतीश कुमार अगर बिहार में अगर रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, यानी वो रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पर कौन उनकी कुर्सी संभालेगा, उसमें उनका बेटा निशांत कुमार आगे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सचमुच वो राजनीति में आएंगे? लेकिन उनसे जो पूछा गया उसमें उन्होंने तो साफ साफ मना किया कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन साफ साफ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, और उनको राजनीति में बने रहना है, और अगले मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। एक तरफ बीजेपी कहती है कि बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और इस सपने को इस बार के चुनाव में हम पूरा करेंगे। यानी बीजेपी के लोग अघोषित तौर पर यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगली बारी में, और लेकिन यहां नीतीश कुमार के बेटे और नीतीश कुमार के पार्टी के और भी नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। तो एक बड़ी लड़ाई अभी शुरू होने वाली है बिहार में। सबकी निगाहें बिहार पर टिकी रहेंगी, क्योंकि बिहार में न सिर्फ यह लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, यह तो कल पता चलेगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, यानी बिहार का अगला चुनाव, उसके बाद। लेकिन उससे पहले बहुत खेला अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है बिहार में। और बिहार के बाद सीधे जब हम चलेंगे पश्चिम बंगाल, तो वहां भी, तो बिहार पश्चिम बंगाल ऐसे तमाम खबरों के लिए। और आपको बता दो दोस्तों कि डीबी लाइव जो मुख्य चैनल है, इसके अलावा डीबी लाइव के तमाम रीजनल चैनल्स पे आपको ऐसी खबरें मिल जाएंगी। बिहार और झारखंड का एक अलग चैनल है, और ऐसे ही वेस्ट बंगाल का अलग चैनल है, नॉर्थ ईस्ट के अलग चैनल्स हैं, साउथ के अलग चैनल्स हैं, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा तक, राजस्थान और गुजरात तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों के चैनल्स मौजूद हैं, जिसपे आप वहां की जो सटीक छोटी सी छोटी खबरें आप वहां देख सकते हैं। हमने अभी एक छोटी सी शुरुआत की है, आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोग जहां से भी बिलोंग करते हो, हम लोग कुछ दिनों में नीचे इसी में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर भी देना शुरू कर देंगे, जिसके जरिए आप अपनी बातों को, खबरों को हम तक पहुंचा सकते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म, उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप जहां से भी हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, आप वीडियो के जरिए, अपनी बातों के जरिए हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बात, अपनी खबरें हम तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। मगर एक चीज का ख्याल आपको रखना होगा कि किसी भी हाल में
किसी भी हाल में खबरें सटीक सही होनी चाहिए, किसी के लिए यहां पर किसी भी ढंग का भेदभावपूर्ण खबर नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। खैर, ये जानकारी, ये सूचना देनी थी, लेकिन बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं और बिहार में क्या नीतीश बाबू के लिए सब कुछ ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि उधर पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी बिल्कुल सेफ जोन में है, या ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी वहां पर मुसीबत आने वाले समय में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस बनने जा रही है, यह भी होगा। इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के रिश्ते कैसे रहेंगे। चलिए, बहुत कुछ, लेकिन इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, और न्यूज रूम के हमारे तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लगातार और ऊपर बैठे मेरे प्रोड्यूसर जो इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, रुद्र, उनका भी कैमरे के पीछे तमाम साथियों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका जो कार्यक्रम देख रहे थे, और उस भाई साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, जो बार बार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अलग अलग अकाउंट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। जरा बीजेपी का भी निकाल के दीजिए, दोनों सामने रखूंगा और दोनों की जांच आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबसे फिर मिलेंगे शाम 7 बजे।